नए फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अहम बयान दिया है। फौज का सरबराह बनने के बाद जनरल नरवणे ने कल पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर फौज को हुक्म मिलता है कि उसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना है तो फौज कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही फौजी सरबराह ने चीन के सिलसिले में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम शिवानी सरहद पर सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने एक ओपन मीटिंग में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के मुताल्लिक जो भी झूठ फैला रहे हैं उन्हें कोई मानने वाला नहीं है। My simple response to that delegation, the delegation of Pakistan, is even though it is late, neighbor, heal thyself of your malaise. There are no takers here for your malware. उधर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी जारी है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में हिंदुस्तानी फौज के 2 पोर्टर शहीद हो गए, जबकि पाकिस्तानी मोर्टर की जद आने से 3 पोर्टर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। हमले के वक्त पोर्टर गुलपुर सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर सामान पहुंचाने जा रहे थे। पाकिस्तान की फौज ने पोर्टर पर बिना किसी वजह के मोर्टार से हमला किया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी बंद हो गई। पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार सेक्टर में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। तो पाकिस्तानी फौज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान की जानिब से आए दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें भी आती रहती है। पहले तो पाकिस्तान की गोलीबारी से रिहायशी इलाके महफूज थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने पुंछ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। पिछले 2 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कई सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। आपको बता दें कि कल शाम से पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है। यहां बीते दिन पाकिस्तान की गोलाबारी से 2 जो सेना के पोर्टर भी मारे गए थे, वो 3 लोग जख्मी हुए थे। वहीं अगर हम बात करें गांव की, तो दिगवार जो गांव है, जो पूरा सेक्टर है, उसमें भारी तबाही की गई है। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का सिलसिला जारी है। कल दोपहर को पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज के साथ पोर्टर के तौर पर काम कर रहे 2 नौजवानों को शहीद कर दिया और 3 को शदीद तौर से जख्मी कर दिया। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं थमा, बल्कि देर शाम से आज सुबह तड़के तक जिले के दिगवार सेक्टर में भी हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर तोप के गोले बरसाए, जिससे गाँव के कुछ मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुँचा है। इस गोलाबारी से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। पहले पाकिस्तान की जानिब से मोर्टार शेलिंग की जाती थी, लेकिन कल से पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अक्सर जंग के वक्त में किया जाता है। लेकिन कल जो फायरिंग हुआ तकरीबन 4 बजे से लेके शाम 8 बजे तक लगातार फायरिंग रहा है। उसमें गोलाबारी जो तो बहुत ज्यादा हुई है, घरों के नजदीक आके फटे हैं और ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। हम अंदर घुस गए लेकिन घरों के ऊपर लगे हमें। ये लगता है ऐसा है कि हमारा ये गांव जो है, हमारा ये लंगूर पोस्ट जो है, हमारा ये पूरा मल्ला जो जी पैड एरिया, ये हमारा उनके रेंज में पड़ता है। तो जब भी छोटा मोटा जो भी फायर होता है हमारे मकान के ऊपर लगता ही है। उनकी वजह से हमारे जो आप मारते हैं वहाँ पर हैं और लगते हैं हमारे मकानों में लगते हैं। कितनी बार हमारे यहाँ, एक बार हमने इधर से ब्रेस्ट एक मकान के अंदर से निकाला बाहर। वहीं पाकिस्तान की जानिब से लगातार हो रही गोलीबारी पर मकामी बाशिंदों का कहना है कि वैसे तो गांव में कई दहाइयों से पाकिस्तानी फौज गोलाबारी करती आ रही है,
लेकिन जिस तरह कल पाकिस्तानी फौज ने गांव में तोप के गोले दागे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दरअसल इनका इस्तेमाल इससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के वक्त किया जाता था। गांव वालों का कहना है कि आज तक उनके गांव में 1% लोगों को भी बंकर मुहैया नहीं कराए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि हमें हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए कम से कम हर घर में बंकर तो मुहैया कराए जाए। हालांकि पाकिस्तान की गोलीबारी से गांव दिगवार में दागे गए तोप के गोलों से कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर है, आज दूसरा दिन है और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर रामकृष्ण मिशन के हेडक्वार्टर बेलूर पहुंचे हुए हैं। Will address the audience which comprises institutions, schools। दरअसल आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश है और इस मौके पर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेलूर मठ पहुंचे हुए हैं, जहां पर इससे पहले वो ध्यान के प्रोग्राम में भी शामिल हुए हैं। सेलिब्रेशन 2 दिन के दौरे पर कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर कई प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की थी और आज भी उनका जो प्रोग्राम है उसमें आपको बता दें कि फिलहाल पहुंच चुके हैं बेलूर मठ। सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल पा रही है मगरबी बंगाल से, जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और आज चूंकि जाहिर तौर पर दूसरा दिन है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें सालगिरह के जश्न में हिस्सा लिया था, जहां पर हावड़ा ब्रिज पर मुनाकिद लाइट एंड साउंड सिस्टम शो को भी उन्होंने देखा था। his right is Swami Divyananda Ji Maharaj, the secretary of Ramakrishna Mission Sarada Peeth, कसीर तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। trustees of the Ramakrishna Math, the students of various institutions, schools and colleges have gathered to participate in the youth day। और देखिएगा फूल देकर Prime Minister is being इस्तकबाल करते हुए felicitated। पीएम मोदी का। और ये 2 तस्वीरें और देख पा रहे हैं जिसमें आप कल की तस्वीरें हैं, जहां पर हावड़ा ब्रिज पर जो एक शो का इनाकाद किया गया था वहां पर भी हमने देखा था कि बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आई थी। और आज भी हमने ये तस्वीरें देखी, देखिएगा शॉल उड़ाकर इस्तकबाल किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि कल भी पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए तमाम लोग पहुंचे थे और आज की ये तस्वीरें सीधी इस वक्त मिल पा रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर आज बेलूर मठ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कल भी एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। Starts with Vedic chanting। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं
यत्किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भागी विश्वस्यायतनं महत सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ पर आपने सुना जहां पर मठ के ब्रह्मचारी प्रशिक्षण जो केंद्र के तलबा हैं ब्रह्मचारी उनको भी भाइयों का खिताब करेंगे धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी। विवेकानंद की यौम पैदाइश पर आज वज़ीर-ए-आज़म इस मोदी ने 36वें ख्वाजा खदत पेश की। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के महासचिव पूजनीय स्वामी सुवीरानंद जी को। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापोहारिणे। Very respected and Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, very venerable monks sitting here among the audience, dear sisters and brothers from different schools and colleges. Before I embark on the main part of my welcome address, I feel tempted to share an incident, very important, exciting incident, which I am absolutely sure you will like to hear. This is this. It was, if my information goes right, we have heard from the venerable seniors of our order, it was early 60s of 1900. A young boy came to Belu Math with the aspiration to embrace monastic life. And later on, stalwarts like Swami Madhavananda ji and others advised him to wait for a while to become
slightly adult and also maybe more mature in age. Anyway, then he came in contact with another illustrious Swami of our order, Swami Atmasthanandaji, who was the head of our center in Rajkot, Gujarat. And it was, if my information goes right, if I am wrong, I stand corrected. It was Swami Atmasthanandaji who inspired him to work for the country, to dedicate the life of the country. And that young boy who came in early 60s of 1900 to Belur Math to become a monk of Ramakrishna order is the very respected, one of the best prime ministers of our country ever produced. He is Sri Narendra Modi ji, and it's a proud privilege for me in particular and all our people, monks and otherwise, who are associated with this Ramakrishna Vivekananda movement directly or indirectly, to welcome such a great personality today, especially when we are observing the anniversary of great Swami Vivekananda. I offer my salutation at the feet of the General of the Militia, of which I am a humble soldier, Swami Vivekananda Maharaj. I consider it a proud privilege to stand before you all to today's birthday celebration of the prophet of modern India, Swami Vivekananda, on this holy Belur Math ground. This day, as you all know, is celebrated as a National Youth Day. We are very fortunate to have our respected Prime Minister of India, a very popular and dynamic leader, Sri Narendra Modi ji, amidst us for this program. We never imagined that Modi ji will take part in this program, but it appears it was the wish of Swami Vivekananda himself that it should be so. So the destiny arranged the circumstances in such a way that Modi ji has kindly joined us in this program this morning. I extend him a very, very warm welcome on behalf of Belur Math and also on behalf of the thousands of students assembled here today. We are grateful for his magnanimous, great, and very tall presence. Great men like Swami Vivekananda come with a mission and a message. Swamiji had a twofold mission, a mission in India and a mission in the West. To understand what Swamiji has done for India, we have to understand the situation that prevailed in India in the 19th century. The very idea of India as one unified nation with a distinct national profile owes much to Swamiji Maharaj. Swamiji has contributed something significant in every field of national life, in the political field, in the social field, in the economic field, in the cultural field, in the spiritual field too. It's necessary for us, especially for the youth of our country, to understand what Swamiji has done for all of us. Social conditions in India now are vastly different from what prevailed during Swamiji's time. Although we still have problems of poverty, lack of education and healthcare in some pockets of the country, India is now rising. India is now rising to affluence and is going to an economic superpower in the world. But mere economic growth without moral and spiritual growth can lead to an increase in various problems in social life and in individual lives. This is where the life and message of Swami Vivekananda assumes great importance. Swamiji's message has a very important role to play in directing the youth power
in modern India along creative, progressive, universally beneficial channels. With India's rise as a global power, countless opportunities are open to present youth to attain success, wealth, and enjoyments. This is the time when they need moral and spiritual orientation. Swamiji's teachings provide infallible guidance and perennial inspiration to students and youth. Education has now become the primary agent driving economy and social transformation. Swamiji's views on man-making education, which aims at the development of inherent potentialities of the soul, deserves special attention of all stakeholders in the educational field. Swamiji once said, I quote, "My hope of the future lies in the youth of character, intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient, who can sacrifice their lives in working out my ideas and thereby do good to themselves and the country at large." Unquote. We have with us today our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji. He is one such person who derived inspiration from Swamiji and dedicated his life for the service of the country. He is now leading this great nation to newer vistas of progress and development. I am sure you are all eagerly waiting to hear from him the inspiring message of Swami Vivekananda Maharaj. Dear students, please listen to him carefully and try to imbibe the ideas of Swamiji Maharaj. Your lives will be transformed thereby. Before I wrap up, I once again extend our cordial welcome to our beloved Prime Minister and offer my prayer at the holy feet of Swami Vivekananda Maharaj to endow Sri Modi ji with all that is best. With these few words, I conclude my speech. I once again welcome one and all to today's program and pray to Swamiji Maharaj, Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukham Apnuat. Let all be happy, let all be free from ailments, let all be blessed with the vision of truth, beauty and goodness, let misery touch none. Dhanyavad, Namaskar. तो जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि बेलो संक्षिप्त मठ में किंतु ओजस्वी एवं समयानुकूल स्वागत भाषण के लिए पूजनीय स्वामी सुवीरानंद जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस विशेष मुहूर्त में मैं जानता हूँ जो बहु प्रतीक्षित घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं उसके और आप लोगों के बीच में मैं व्यवधान का कार्य कर रहा हूँ। 1 मिनट आप लोगों का और लूँगा। जैसा कि अभी हमने सुना